देसी घी की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। सरस्वती पसीने को पोंछते हुए बरामदे में आकर बैठ गई। क्या बात है सरस्वती, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बना रही हो। काम खत्म हो गया है या कुछ और बनाने वाली हो? सब खत्म हुआ समझो, थोड़ी सी कचौड़ी और बनानी है, बस उन्हें भी बना लूँ। मुझे एक कप चाय मिलेगी? बेटा, वह बहू के आने की खुशी में मुझे तो भूल ही गई। प्रोफेसर विश्वनाथ जी ने पत्नी को व्यंग्यात्मक लहजे में छेड़ा। मेरा मजाक उड़ाए बिना आपको चैन कहाँ मिलेगा। हंसते हुए सरस्वती अंदर चाय बनाने चली गई। 65 साल के विश्वनाथ जी जयपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और उनकी पत्नी सरस्वती उनसे 6 साल छोटी थी। उनका इकलौता बेटा अरविंद कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद न्यूयॉर्क में नौकरी कर लाखों रुपया कमा रहा था। अरविंद बचपन से ही महत्वाकांक्षी व होशियार था। परिवार की सामान्य स्थिति को देख उसे एहसास हो गया था कि उसके अच्छा कमाने से ही परिवार की हालत सुधर सकती है। यह सोचकर हमेशा पढ़ाई में जुटा रहता था। उसकी मेहनत का ही नतीजा था कि 12वीं में अपने स्कूल में प्रथम और प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। विश्वनाथ जी की माली हालत कोई खास अच्छी नहीं थी। अरविंद को कॉलेज में भर्ती करवाने के लिए बैंक से लोन लिया था, पर किताबें, खाना पीना, दूसरे खर्चे इतने थे कि उन्हें और भी कई जगह से कर्जा लेना पड़ा। एक छोटा सा मकान था, उसे आखिरकार बेचकर किसी तरह कर्जे के भार से मुक्त हुए। अरविंद ने अच्छे अंकों से इंजीनियरिंग पास कर ली। फिर जयपुर में ही 2 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद उसे कंपनी वालों ने न्यूयॉर्क भेज दिया। विदेश में बेटे को खाने पीने की तकलीफ ना हो, ये सोचकर जल्दी से गरीब घर की लड़की देख बिना दान दहेज के साधारण ढंग से उसकी शादी भी कर दी। तुरंत शादी करने के कारण अब तक जो थोड़ी सी जमा पूंजी थी शादी में खर्च हो गई। बहू अंशिका गरीब घर की थी। उसके पिता एक होटल में रसोइये का काम करते थे। अंशिका सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी और एक छोटी सी संस्था में नौकरी करती थी। उसकी 3 बहनें और थी जो पढ़ रही थी। विश्वनाथ जी व उनकी पत्नी की सिर्फ यही इच्छा थी कि एक गरीब लड़की का ही हमें उद्धार करना है। उन्हें दान दहेज लेने की कोई खास इच्छा नहीं थी। उन्होंने एकदम साधारण शादी कर दी। शादी होते ही अगले हफ्ते दोनों न्यूयॉर्क चले गए। शुरू शुरू में फ़ोन से रोज़ बेटा बहू बात करते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में, फिर 6 महीने में एक बार बात हो जाती थी। बेटे की आवाज़ सुन उसकी खैरियत जान उन्हें तसल्ली हो जाती। न्यूयॉर्क जाने के बाद अरविंद ने एक बार भी घर में रुपये नहीं भेजे। पहले महीने पगार मिलते ही फ़ोन पर बोला, बाबूजी, यहाँ घर के फर्नीचर लेने आदि में बहुत खर्चा हो गया है। यहाँ बिना कार के रह नहीं सकते। 1 से 2 महीने बाद आपको पैसे भेजूंगा। इस पर विश्वनाथ जी बोले, बेटा, तुम्हें वहाँ जो चाहिए उसे ले लो। यहाँ हमें पैसों की ज़रूरत ही क्या है। हम 2 जनों का थोड़े से अच्छा गुजारा हो जाता है। हमारी फिक्र मत करो। उसके बाद अरविंद से पैसों की कोई बात नहीं हुई थी। थोड़े में ही वे गुजारा कर लेते थे। विश्वनाथ व सरस्वती दोनों को ही इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं था कि बेटे ने पैसे नहीं भेजे। बेटा खुश रहे, यही उन्हें चाहिए था। 2 साल बाद बेटे ने मैं जयपुर आऊँगा फ़ोन पर बताया तो सरस्वती की खुशी का ठिकाना ना रहा। सरस्वती से फ़ोन पर अरविंद अक्सर यह बात कहता था, माँ, यह जगह बहुत अच्छी है, बड़ा घर है, बगीचा है, बर्तन मांजने व कपड़े धोने की मशीन है। आप और बाबूजी दोनों आकर हमारे साथ ही रहो। वहाँ क्या है, तुम्हारे बाबूजी ने यहाँ सेवानिवृत्त होने के बाद जयपुर में एक अपना हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, जिसमें
विदेशी और गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी सीखते हैं। उसे छोड़कर बाबूजी आएंगे? मुझे नहीं लगता। तुम जयपुर आओ तो इस बारे में सोचेंगे। अक्सर सरस्वती का यही जवाब होता था। बेटे के बार बार कहने पर सरस्वती के मन में बेटे के पास जाने की इच्छा जागृत हुई। अब वे हमेशा पति से इस बारे में कहने लगी कि 1 महीना तो कम से कम हमें भी बेटे के पास जाना चाहिए। अब जब बेटे के आने का समाचार मिला, खुशी के चलते उनके हाथ पैर ही नहीं चलते थे। हमेशा एक ही बात मन में रहती, बेटा आकर कब ले जाएगा। अरविंद जिस दिन आने वाला था उस दिन उसे हवाई अड्डे जाकर लेकर आने की सरस्वती की बहुत इच्छा थी, परंतु अरविंद ने कहा, माँ आप परेशान मत हो, क्लियरेंस के होने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हम खुद ही आ जाएंगे। उसके ऐसे कहने के कारण सरस्वती उसका इंतजार करते घर में अंदर बाहर चक्कर लगा रही थी। सुबह से ही बिना खाए पिए दोनों को इंतजार करते करते शाम हो गई। शाम 4 बजे करीब अरविंद व बहू आए। सरस्वती आरती कर बच्चों को अंदर ले आए। सरस्वती की खुशी का ठिकाना नहीं था। बेटा बहू अब और भी गोरे सुंदर दिख रहे थे। विश्वनाथ जी बोले, सुबह से तुम्हारी माँ बिना कुछ खाए तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ बेटा, पहले थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं बाबूजी, हम अंशिका के घर से खाकर आ रहे हैं। माँ आप अपने हाथ से मुझे अदरक की चाय बना दो, वही बहुत है। तब दोनों का ध्यान गया कि उनके साथ में सामान वगैरह कुछ नहीं है। अंशिका ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े के थैले को सास को दिए। उसमें कुछ चॉकलेट, एक साड़ी, ब्लाउज, कपड़े के टुकड़े थे। सरस्वती का दिल बुझ गया। बड़े चाव से बनाया गया खाना यूं ही ढका पड़ा था। चाय पीकर थोड़ी देर बाद अरविंद बोला, ठीक है बाबूजी, हम कल फिर आते हैं। हम अंशिका के घर ही ठहरे हैं। 1 महीने की छुट्टी है, कहते हुए चलने के लिए खड़ा हुआ अरविंद तो अंशिका शब्दों में शहद घोलते हुए बोली, माँ जी आपने हमारे लिए इतने प्यार से खाना बनाया, फिर भला कैसे ना खाएं? फिलहाल भूख नहीं है, पैक करके साथ ले जाती हूँ। और सास के बनाए हुए पकवानों को समेटकर बड़े अधिकार के साथ पैक कर दोनों मेहमानों की तरह चले गए। विश्वनाथ जी और सरस्वती एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। विश्वनाथ जी पत्नी के सामने अपना दुख जाहिर नहीं करना चाहते थे, पर सरस्वती तो उनके जाते ही मन के टूटने से बड़बड़ाती रही। कितने लाड़ प्यार से पाला था बेटे को, क्या इसी दिन के लिए? ऐसा आया जैसे कोई बाहर का आदमी आकर आधा घंटा बैठकर चला जाता है। कहते हुए सरस्वती के आंसू बह निकले। विश्वनाथ जी सरस्वती के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगे। दिल में भरे दर्द से उनकी आंखें गीली हो गई, लेकिन अपना दर्द जुबान से व्यक्त कर सरस्वती को और दुखी नहीं करना चाहते थे। विश्वनाथ जी ने पत्नी को कई तरह से आश्वासन देकर मुश्किल से खाना खिलाया। 2 दिन बाद अरविंद फिर आया। उस दिन सरस्वती जब उसके लिए चाय बनाने रसोई में गई, तब अकेले में बाबूजी से बोला, बाबूजी अंशिका को अपनी माँ को न्यूयॉर्क ले जाकर साथ रखने की इच्छा है। उसकी माँ ने छोटी उम्र से परिवार बच्चों में ही रहकर बड़े कष्ट पाए हैं, इसीलिए अब हम उन्हें अपने साथ न्यूयॉर्क ले जा रहे हैं। आप सब बातें अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माँ को समझाना अब आपकी जिम्मेदारी है। फिर अंशिका को न्यूयॉर्क में अकेले रहने की आदत हो गई है। आप व माँ वहाँ हमेशा रह नहीं सकते। अंशिका को अपनी प्राइवेसी चाहिए। माँ व अंशिका साथ नहीं रह सकते। बाबूजी, आप वहाँ आए तो
कहीं अंशिका के साथ आप दोनों की नहीं बने, इसका मुझे डर है। इसीलिए आप दोनों को मैं अपने साथ रखने में हिचक रहा हूँ। बाबूजी, आप मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ गए होंगे, वह बोला। बेटा, मैं हर बात समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तुम्हारी माँ की, तो उसे कैसे समझाना है अच्छी तरह जानता हूँ। बोलते हुए आज विश्वनाथ जी को सारे रिश्ते बेमानी से लग रहे थे। इसके बाद जिस दिन अरविंद और अंशिका न्यूयॉर्क को रवाना होने वाले थे, उस दिन 5 मिनट के लिए विदा लेने आए। उस रात सरस्वती विश्वनाथ जी के कंधे से लगकर खूब रोई थी। क्यों जी, क्या हमें कोई हक नहीं है अपने बेटे के साथ सुख के दिन बिताएं? बेटे से कुछ आशा रखना क्या माता पिता का अधिकार नहीं? क्या मैंने आपसे शादी करने के बाद किसी भी बात की इच्छा जाहिर की, परंतु अपने बेटे के विदेश जाने के बाद सिर्फ 1 महीना वहां जाकर रहूं, यही इच्छा थी। वह भी पूरी नहीं हुई। सरस्वती रोते रोते बोलती जा रही थी और विश्वनाथ जी यही सोच अपने मन को तसल्ली दे रहे थे कि शायद उनके ही प्यार में, परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, वरना अरविंद थोड़ा तो उनके बारे में जरूर सोचता, माँ के प्यार का कुछ तो प्रतिकार देता। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे। इस बीच अंशिका ने अरविंद को बताया, आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा तुम गर्भवती हो। अभी अरविंद कुछ बोलने की कोशिश ही कर रहा था कि अंशिका फिर बोली कि शायद इसीलिए कुछ दिनों से मुझे तरह तरह का खाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है। इधर मेरी माँ कहती है मैं 1 महीना तुम्हारे पास रही, अब बहनें व पिता को छोड़कर और नहीं रह सकती। मुझे तो तरह तरह के व्यंजन बनाने नहीं आते, अब क्या करें? तो हम एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं। यहाँ राजस्थानी खाना बनाने वाली तो मिलेगी नहीं, तुम्हारी माँ को बुला लेते हैं। प्रसव होने तक यहीं रहकर वे मेरी पसंद का खाना बनाकर खिला देंगी। पिताजी 1 महीने के लिए तो आ सकते हैं। उन्होंने जो छोटा सा हिंदी सिखाने का केंद्र खोल रखा है, वहाँ किसी दूसरे आदमी को रख कर, परंतु उसे बात पूरी नहीं करने दी अंशिका ने। उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? आपकी माँ ही आए तो ठीक है। तुम्ही ने तो कहा था हमें प्राइवेसी चाहिए, वे यहाँ आए तो ठीक नहीं रहेगा। अब वैसे भी उनसे किस मुंह से आने के लिए कहूँगा? वह सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को यहाँ आने की बहुत इच्छा है। आप फ़ोन करो, मैं बात करती हूँ। अंशिका की बातें अरविंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बोला, ठीक है, डॉक्टर ने एक अच्छी खबर दी है, चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, फिर इस समस्या का हल सोचेंगे। वे लोग एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ थोड़ी भीड़ थी तो वो सामने के बगीचे में जाकर घूमने लगे। उन्होंने देखा कि बेंच पर एक बुजुर्ग बैठे हैं। दूर से अरविंद को वे अपने बाबूजी जैसे लगे। अच्छी तरह देखकर दंग रह गया। अरविंद, ये तो वही है ना बाबूजी? उसके मुंह से आवाज़ निकली। विश्वनाथ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बारी तो वे भी हैरान रह गए। अरे अरविंद बेटा, तुम? बाबूजी, आप यहाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी बोले, देखो वहाँ अपना क्वार्टर है, आओ चलें। विश्वनाथ जी आगे चले, पीछे हुए दोनों बिना बोले चल दिए। घर का दरवाज़ा सरस्वती ने खोला। विश्वनाथ जी के पीछे खड़े अरविंद और अंशिका को देखकर वह हैरान रह गई। फिर खुशी से अरविंद को गले से लगा लिया। दोनों का खुशी से स्वागत किया सरस्वती ने। जयपुर में तुम्हारे पिताजी ने जो केंद्र हिंदी सिखाने के लिए खोल रखा था, वहाँ इनके एक विदेशी शिष्य ने न्यूयॉर्क में ही हिंदी सिखाने के लिए कहकर हम लोगों को यहाँ ले आया। यह संस्था उसी शिष्य ने खोली है, सब सुविधाएं भी दी। तुम्हारे बाबूजी ने वहाँ के केंद्र को अपने जयपुर के एक शिष्य को सौंप दिया। तुम्हारे बाबूजी ने भी कहा कि
जयपुर में कौन है, यह काम कहीं से भी करो। ऐसा सोचकर हम यहाँ आ गए। यहाँ तुम्हारे बाबूजी को 1 लाख रुपये महीना मिलेगा। जल्दी जल्दी सब कुछ कह दिया सरस्वती ने। माँ, तुम्हारी बहू गर्भवती है, उसकी नई नई चीज़ें खाने की इच्छा होती है। अब इसकी माँ यहाँ नहीं आएगी। आप दोनों प्रसव तक हमारे साथ रहो तो अच्छा है। वह तो नहीं हो सकता बेटा। बाबूजी का यह केंद्र सुबह व शाम खुलेगा। उसके लिए यहाँ रहना ही सुविधाजनक होगा। माँ, बाबूजी नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप तो आ जाइए। नहीं बेटा, उनकी उम्र हो चली है, इनको देखना ही मेरा पहला कर्तव्य है। यही नहीं, मैं भी भारतीय व्यंजन बनाकर केंद्र के बच्चों को देती हूँ। इसका मुझे लाभ तो मिलता ही है, साथ में बच्चों के बीच में रहने से आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। चाहो तो तुम दोनों यहाँ आकर रहो, तुम्हें जो चाहिए मैं बना दूंगी। नहीं माँ, यहाँ का क्वार्टर छोटा है। अरविंद खींचने लगा। हाँ ठीक है, यहाँ तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, मैं रोज इसकी पसंद का खाना बना दूंगी, तुम आकर ले जाना। नहीं माँ, मेरा ऑफिस एक तरफ, मेरा घर दूसरी तरफ, तीसरी तरफ यह केंद्र है, मैं रोज नहीं आ सकता। माँ, बहुत मुश्किल है। अरविंद, अब तक हम दोनों तुम्हारे लिए ही जिए, पेट काट कर तंगी में रहकर तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें अच्छी स्थिति में लाए, पर शादी के बाद तुम दोनों ने विश्वनाथ जी एक बारी अरविंद से कुछ कहने की चाह से उठने लगे थे, मगर कुछ सोचकर रुक गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें जो सहूलियत हो वह करो। खाना तैयार है, अपने आप लेकर खा लो, मुझे आने में आधा घंटा लगेगा। कहकर सरस्वती एक दुकान की तरफ चली गई। माँ बाप के प्रेम को महसूस न कर पत्नी के स्वार्थीपन के आगे झुककर उनकी अवहेलना की। अब प्रेम के लिए तड़पने वाले अरविंद को आराम कुर्सी में लेटे हुए पिताजी को आंख उठाकर देखने में भी शर्म आ रही थी। अंशिका भी शर्मसार सी खड़ी थी। दोनों भारी मन के साथ घर से बाहर निकलने लगे। विश्वनाथ जी एक बारी अरविंद से कुछ कहने की चाह से उठने लगे थे, लेकिन उनकी आंखों के आगे चलचित्र की तरह पुरानी सारी बातें तैरने लगी। पैर वही थम गए। अरविंद ने पीछे मुड़कर देखा, शायद बाबूजी अपना फैसला बदलकर उससे कुछ कहेंगे, लेकिन आज उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। इस सब के लिए कसूरवार वह खुद था, सोचकर अरविंद का गला रूंध गया। बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने के भी काबिल नहीं रहा था। अरविंद को जाते जाते विश्वनाथ जी ने कह डाला, शादी होते ही हम तुम्हारे लिए बेगाने हो गए थे। खून के रिश्ते से दुखी हुए हम तो क्या हुआ, हालत ने नए रिश्ते बना दिए। अब इस रिश्ते को हम नहीं छोड़ सकते, पर तुम जब चाहो तब आ सकते हो। हमसे जो पन पड़ेगा तुम्हारे लिए करेंगे। पाठ को आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।